सर दूसरी दिक्कत जो इस बजट में नजर आई वो ये थी कि इनकम टैक्स स्लैब में चेंज नहीं हुआ। सर हर साल देश का आम आदमी जब वित्त मंत्री जी की बजट की स्पीच सुनता है तो वो इसलिए नहीं सुनता कि पीएलआई की क्या इन्वेस्टमेंट होगी, कौन सा कॉरिडोर बन रहा है। देश का आम आदमी सैलरीड क्लास इसलिए बजट की स्पीच सुनता है कि उसके अंदर स्लैब में कोई रिवीजन होगा, क्या हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन की जो हमें डिडक्शन मिलती है वो बढ़ेगी। लेकिन इस बार बजट में देश का आम आदमी और खास तौर पर देश का मिडिल क्लास डिसअपॉइंट हुआ। पहले ही देयर हैज बीन अ स्टैग्नेशन इन द सैलरीज, इन्फ्लेशन 6.8% पे खड़ा है, लेकिन उसके बावजूद हमने इस बार कोई स्लैब में या स्टैंडर्ड डिडक्शन में चेंज नहीं देखा। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इसी बजट में अनाउंसमेंट करें कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 75,000 रुपए है उसे बढ़ाकर सैलरीड क्लास के लिए 1.5 लाख रुपए किया जाए। सर थर्ड प्रॉब्लम दैट वाज देयर विद द बजट इज दैट देयर वाज नो रिलीफ फॉर द मिडिल क्लास। सर आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन इंडियाज हिस्ट्री द पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन वाज मोर देन द कॉर्पोरेट इनकम टैक्स कलेक्शन, यानी कि इंडिविजुअल्स ने जो इनकम टैक्स भरा वो लगभग 11 लाख करोड़ के आसपास भरा और कंपनियों ने, कॉर्पोरेट ने जो इनकम टैक्स भरा वो लगभग 9.8 लाख करोड़, यानी कि मैक्सिमम टैक्स आपको इंडिविजुअल्स के इनकम टैक्स से मिल रहा है। आप मिडिल क्लास वो टैक्स भर रहा है। आज वो दौर आ गया है कि हम मिडिल क्लास को अपलिफ्ट करें, मिडिल क्लास को पैम्पर करें, नहीं तो मिडिल क्लास एक सैंडविच की तरह रिच क्लास और पुअर क्लास में दबता चला जा रहा है। सर राइजिंग कॉस्ट प्रेशर्स के चलते पिछले वित्तीय वर्ष में मिडिल क्लास ने देखा कि उसके एजुकेशन के खर्चे में 8% की बढ़ोतरी हुई, हेल्थ केयर 9% से महंगा हुआ, रेंट 7% से, फूड 6% से, ट्रांसपोर्ट 5% से। मेरा रिक्वेस्ट यह है माननीय फाइनेंस मिनिस्टर से कि वो इनकम टैक्स में रियायत देकर या तो मिडिल क्लास को कोई रिलीफ दें, और अगर इनकम टैक्स में रियायत नहीं दे सकती हैं तो उसकी सेविंग होगी, कौन सा कॉरिडोर बन रहा है। देश का आम आदमी सैलरीड क्लास इसलिए बजट की स्पीच सुनता है कि उसके अंदर स्लैब में कोई रिवीजन होगा। सर मैं पंजाब, हरियाणा और हिमाचल की एक कॉमन डिमांड सदन के सामने रखना चाहता हूं। सर वो डिमांड है चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन, सिंगापुर और वैनकूवर के लिए कुछ नई फ्लाइट शुरू करने के लिए। चेयरमैन साहब, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने के एविएशन सेक्टर ने बीते एक दशक में बेमिसाल एक्सपेंशन देखा है। साल 2014 में जहां देश में केवल 74 एयरपोर्ट्स थे, वहीं आज ये संख्या 163 को पार कर गई है। आज पंजाब के पास 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, चंडीगढ़ और अमृतसर, और 4 डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं। और सर हम आभारी हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी गुरु रविदास जी की जयंती पे पंजाब आए 1 फरवरी को, और उन्होंने आदमपुर एयरपोर्ट का नाम संत श्री गुरु रविदास जी के नाम पे रखने का बहुत बड़ा ऐलान किया और समूह पंजाबियों की भावनाओं को सम्मान किया। और दूसरा गिफ्ट सर दिया प्रधानमंत्री जी ने हमें, हलवारा एयरपोर्ट लोकार्पण किया गया। पंजाब को बहुत मिला इस ग्रोथ में, लेकिन पंजाबियों का दिल जैसे कि दिल मांगे मोर, हम चाहते कि हमें और मिले। और मेरा निवेदन है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ से दुबई और आबू धाबी के लिए 2 इंटरनेशनल फ्लाइट चलती हैं, लेकिन उसकी कैपेसिटी 60 लाख पैसेंजर को हैंडल करने की है। अभी 35-40 लाख की कैपेसिटी पे वो एयरपोर्ट काम कर रहा है। तो मेरा निवेदन है कि ये एयरपोर्ट अंडर यूटिलाइज है। अगर यहाँ से सिंगापुर, लंदन और वैनकूवर के लिए फ़्लाइट शुरू होंगी तो बहुत बड़ी सुविधा होगी। और इसके लिए मेरा निवेदन है कि यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉल की सूची में इस एयरपोर्ट को शामिल किया जाए, ताकि यहाँ पे जो इंटरनेशनल कैरियर हैं, जो फॉरेन एयरलाइंस है, वो भी लैंड कर पाएँ और हमारी अपनी एयरलाइंस भी यहाँ से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हमें दें। और इसके साथ सर मेरा निवेदन ये भी है कि यहाँ से कार्गो की फ़्लाइट्स भी बढ़ाई जाएँ, ताकि हमारा जो एक्सपोर्ट है पंजाब का, खास करके एग्री एक्सपोर्ट है, उसको बढ़ावा मिल सके। सतलुज वाटर जो संबंध हुआ, एग्रीमेंट हुआ, ऑन पे राजस्थान को अधिकार दिया गया पानी यूज करने का ऑन पेमेंट ऑफ सीनोरेज। It was a contractual obligation for sharing of inter-territorial water. Then Rajasthan became the successor state of Bikaner and payment was coming. But after the reorganization in 1956 of the states, these payments were unilaterally discontinued to Punjab. Over 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा overdues इसके हो गए हैं. Interstate waters fall within domain of union and succession to the pre-constitution agreements, as well as consequences of state reorganization as responsibility of Government of India is paramount. Sir, basic international principle है कि river water जो है
वो राइपेरियन लॉ ऑफ वाटर राइट्स के अंतर्गत आता है। राइपेरियन स्टेट्स ऑफ रावी, ब्यास और सतलुज पंजाब और हिमाचल ही हैं, और एनी नॉन राइपेरियन स्टेट कैन बी गिवन वाटर ओनली फॉर कंसिडरेशन ऑफ रेवेन्यू टू द रिपेरियन स्टेट। उसके बाद 31 दिसंबर 1981 में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान को एलोकेशन कर दी गई यूनिलेटरली। पंजाब ने कभी भी ये एग्रीमेंट पंजाब असेंबली में रेटिफाई नहीं हुआ। इट वाज इम्पोज्ड ऑन पंजाब। इट शुड बी रिव्यूड दैट बिकॉज अभी पंजाब की ग्राउंड वाटर जो सिचुएशन है और जो वाटर डेप्लेशन है और जो पंजाब में वाटर कंटेमिनेशन है, 70% ऑफ दी पंजाब के रिवर का 70% पानी बाहर की स्टेट्स को जा रहा है। 19 MAF वाटर, टोटल 25 MAF है। लेकिन जब पंजाब में फार्मर एक्स्ट्रा एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं वाटर की, 14 लाख ट्यूबवेल, उस दिन ही मंत्री जी ने कहा ग्राउंड वाटर लेवल बहुत डाउन है और जो है भी वो भी आर्सेनिक और कंटेमिनेटेड है। तो मैनी ब्लॉक्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन रेड जोन and water having all the impurities। तो 11.25 MAF पानी राजस्थान को जाता है, वो कोई बात नहीं, लेकिन उसका मुआवजा जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि नो पेमेंट इज रिसीव्ड आफ्टर दी जो 1956 का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, उसके बाद उसका रिव्यू होना चाहिए। और 1981 की जो एलोकेशन है